अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसको लाइक कर दें। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी मिस आसमा ने भेजी है। ये बताती हैं कि मौजूदा दौर में ये डिफेंस में रहा करती हैं, लेकिन 2003 और 4 में ये गुलिस्तान जौहर में एक अपार्टमेंट के अंदर अपने मदर फादर के साथ रहा करती थी। ये बताती हैं कि इनके जो अपार्टमेंट्स थे वो नए बने हुए थे, लग्जरी अपार्टमेंट्स थे और 6 फ्लोर्स पे मुश्तमिल थे। इनकी जो रिहाइश थी वो तीसरे फ्लोर पे मौजूद थी और इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत सी बातें थीं या बहुत सारी इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो हुआ करती थी। जैसे कि ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, सर्दियां चल रही थी और नवंबर या दिसंबर का महीना था। आमतौर पे इनके फादर 9, साढ़े 9 बजे तक आ जाया करते थे, लेकिन आज इत्तेफाक से इनके फादर को आने में देर हो चुकी थी और रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बज चुके थे। ये बताती हैं इनकी जो मदर थी वो उस दौर में बहुत बीमार हुआ करती थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि इशा की नमाज के बाद अपनी मदर को मेडिसिन दूं और वो सो जाएं। खैर, मैं अपने फादर का वेट कर रही थी और मैं चाहती थी कि जब मेरे फादर आ जाएं तो मैं उनके साथ खाना खाऊं और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत बातें करें और फिर हम लोग सो जाएं। काफ़ी देर से मैं अपने फादर का वेट कर रही थी। पता नहीं क्या वजह थी कि आज उनको इतनी देर हो चुकी थी। खैर, मैं किचन की तरफ गई और मैंने सोचा कि फादर आने ही वाले होंगे और मैं जाके खाना गर्म कर लेती हूँ। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं किचन के अंदर एंटर हुई वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि किचन के अंदर हल्की सी सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि हमारा जो किचन था वो आमतौर पे गर्म रहा करता था। खैर, किचन के अंदर जाके मैंने चूल्हा जलाया और खाना गर्म करने लगी। अभी मैं खाना गर्म ही कर रही थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे कि शायद मेरे पीछे की तरफ या मेरे पीछे कोई मौजूद है या कोई खड़ा हुआ है। अब जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ तो मैं काफ़ी देर तक स्टिल खड़ी रही और मैं अपने तौर पे कंफर्म करना चाहती थी कि वाकई में कोई मेरे पीछे मौजूद है या खड़ा हुआ है। कुछ सेकंड्स तक मैं सामने देखती रही। इस दौरानिए में मुझे बाकायदा किसी के सांस लेने की आवाज़ आने लगी। अब जैसे ही किसी के सांस लेने की आवाज़ आने लगी तो सबसे पहले मुझे लगा कि शायद मेरी मदर है जो एकदम से पीछे आके खड़ी हो चुकी हैं। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं पलटी तो मैंने देखा कि पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है और सांसें ले रहा है। खैर, इसी दौरानिए में एकदम से बेल बजी और जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मेरे फादर मौजूद थे। अब जब मेरे फादर आ गए तो मैंने उनको खाना वगैरह दिया और खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। ये बताती हैं कि रात के तकरीबन 3, साढ़े 3 बजे का टाइम था। एकदम से मेरी आंख खुली और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे से जो किचन है वो मुकम्मल तौर पे नजर आया करता था। मैंने वहीं से लेटे लेटे देखा तो मैंने देखा कि एक औरत किचन के अंदर खड़ी हुई है। उसने सफेद कलर का लिबास पहना हुआ है और उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर हमारे घर के अंदर आ गया है, क्योंकि हमारे घर में मेरी मदर और मेरे फादर के अलावा कोई नहीं रहा करता था। अब मैं मुसलसल लेटी हुई थी और उसको देख रही थी। वो जो भी औरत थी वो किचन में बाकायदा खाना बना रही थी
और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए वो खाना बना रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मुसलसल मैं उसको देखती रही। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूं और अपने फादर को उठा सकूं। खैर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो जो औरत थी वो किचन से बाहर निकली और किचन से बाहर निकलने के बाद सीधी चलती हुई मेरे कमरे की तरफ आने लगी। ये बताती है कि जैसे ही उसको मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैंने फौरन से आंखें बंद कर ली और मैं ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे मैं सो रही हूं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की थी चलती हुई सीधा मेरे बेड के पास आई और जब वो मेरे बेड के पास आके खड़ी हुई तो एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि कोई बहुत बड़ा सा वजूद है जो मेरे करीब मौजूद है और एक अजीब सी खुशबू थी जो उसने लगाई हुई थी। मैंने मुसलसल आंखें बंद की हुई थी और इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसने अपनी उंगलियां या अपना हाथ मेरे मुंह की तरफ रखा और बाकायदा मेरे मुंह के ऊपर अपनी उंगलियां फेरने लगी। वो जब जब अपनी उंगलियां मेरे चेहरे के ऊपर फेर रही थी तो मुझे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह के ऊपर जैसे कोई बर्फ लगा रहा हो। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी और तकरीबन 3 से 4 बार जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो एकदम से वो जो भी औरत थी वापस पलटी और मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे वो वापस पलटी है और उसने वापस चलना शुरू कर दिया है। जैसे ही वो मजीद आगे बढ़ी तो एकदम से मैंने आंखें खोली और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो औरत वॉशरूम की तरफ जा रही थी और जाते ही जाते एकदम से गायब हो गई। अब जैसे ही वो औरत गायब हुई वैसे ही मैं उठ के बैठी और सबसे पहले मैं अपने फादर के पास गई, उनको जाके मैंने उठाया। जैसे ही वो उठे मैंने उनको सारा का सारा वाकया बताया। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो कहने लगे, हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो या तुम्हारा वहम हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत हमारे घर के अंदर आ जाए और बाकायदा आने के बाद किचन के अंदर काम करे। मेरे फादर जो बात कर रहे थे वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मैं भी जो बता रही थी वो भी हकीकत पे मबनी था। खैर जैसे तैसे रात गुजर गई और रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो ये सारा का सारा वाकया मैंने अपनी मदर से भी शेयर किया। ये बताती हैं कि जो मेरी मदर थी उनका भी यही ख्याल था कि तुम्हारा वहम है, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत हमारे घर के अंदर आ जाए और ना सिर्फ अंदर आ जाए बल्कि किचन में काम करे। अब इन दोनों के कहने के बाद मैंने जानबूझ के अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत नहीं थी। इसी तरह तकरीबन 4 या 5 दिन मजीद गुजरे और 4-5 दिन गुजरने के बाद इत्तेफाक से मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे में गई हुई थी और घर के अंदर मेरे मदर और फादर मौजूद थे। रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। मेरी मदर एज यूजुअली दवा खा के सो चुकी थी, जबकि जो मेरे फादर हैं वो टीवी लाउंज के अंदर टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते मेरे फादर को महसूस हुआ कि जैसे वॉशरूम का एकदम से गेट खुला है। अब जैसे ही मेरे फादर को लगा कि वॉशरूम का गेट खुला है तो उनको पता था मैं भी घर में मौजूद नहीं हूं। मेरी मदर उनके सामने सो रही थी, तो भला कौन है जिसने वॉशरूम का गेट खोला है। कुछ देर तक मेरे फादर वहीं बैठे रहे और वेट करते रहे कि जो भी वॉशरूम से निकला है वो बाहर आएगा या वो नज़र ज़रूर आएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जब कोई सामने नहीं आया तो अल्टीमेटली मेरे फादर उठे और उठ के उन्होंने सोचा कि वॉशरूम की तरफ जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो वॉशरूम के अंदर मौजूद था। ये बताती हैं कि जैसे ही मेरे फादर उठे और वॉशरूम की तरफ बढ़े तो इन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी मुश्किल से 6 या 7 साल की उम्र है। उसके कर्ली हेयर्स हैं
और उसकी जो आंखें हैं वो ब्लैक कलर की हैं और बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। वो मेरे फादर के सामने खड़ा हुआ उनको देख के मुस्कुरा रहा है। अब जैसे ही मेरे फादर ने उस बच्चे को देखा तो उनकी फौरन से समझ में आ गई कि उस दिन जो वाकया मैं बता रही थी वो सच था और वाकई में हमारे घर के अंदर कोई ना कोई इस तरह की मखलूक़ात हैं जो मौजूद हैं। मेरे फादर बजाय इसके कि उससे डरते, मेरे फादर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो जो बच्चा था, बजाय इसके कि वो इनको आंसर देता, वो एकदम से गेट की तरफ भागा और देखते ही देखते मेरी फादर की आंखों के सामने हवा में ओझल हो गया। अब ये देख के जो मेरे वालिद थे वो खौफजदा हो चुके थे। खैर उन्होंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे तैसे करके ये रात गुजारी। अगले दिन जब मेरे फादर यूनियन वालों से मिले या जो दीगर नेबर्स से उनसे मुलाकात की तो मेरे फादर ने सबसे डिस्कशन किया और सबको बताया कि हमारे अपार्टमेंट के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मेरे फादर बताते हैं कि उनमें से जो 2 फैमिलीज़ थीं उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे घर के अंदर भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और अक्सर बहुत सारे लोगों ने उस औरत को इस अपार्टमेंट के अंदर विटनेस किया है। ये सुनने के बाद मेरे फादर को अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है यकीनन ये आसेब ज़दा है। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता करके बारी बारी तकरीबन सबके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आना शुरू हो चुके थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। हमारा जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली के जो सरबराह थे उनका नाम आरिफ था। आरिफ साहब की आदत थी कि रात को खाना खाने के बाद आम तौर पे वो सिगरेट पिया करते थे। अब इत्तेफाक से किसी भी वजह से खाना खाने में इनको देर हो गई तो इन्होंने सोचा कि मैं छत के ऊपर चला जाता हूँ, वहाँ जाके थोड़ी सी वॉक भी कर लूँगा और सिगरेट भी पी लूँगा। ये बताती हैं कि जैसे ही अंकल आखिरी फ्लोर पे पहुँचे या उधर की स्टेयर्स पे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि स्टेयर्स के एंड में साइड की तरफ एक लड़की बैठी हुई है। बज़ाहिर देखने से वो 17 या 18 साल की लग रही है और उसका जो हुलिया है बिल्कुल वैसे ही है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसके साथ साथ उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और उसकी जो आंखें हैं वो ब्लैक कलर की हैं और वो बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। अब जैसे ही आरिफ अंकल ने इस लड़की को देखा तो सबसे पहले उनके जहन में ख्याल आया कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतनी रात में टॉप फ्लोर पे, वो भी स्टेयर्स पे आके बैठी हुई है। खैर इन्होंने उस लड़की को कुछ नहीं बोला, ये सीधे ऊपर चले गए। ऊपर जाके इन्होंने चौकीदार को इशारा किया और चौकीदार को कहा कि ऊपर की तरफ आओ। अब जैसे ही चौकीदार ऊपर की तरफ आने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो ऊपर पहुंचा तो इन्होंने कहा कि ये जो लड़की है जो स्टेयर्स पे बैठी हुई है ये कौन लड़की है। ये सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो गेट है, गेट के साथ जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, साइड में एक लड़की बैठी हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब वहाँ पे तो कोई लड़की मौजूद नहीं है। अब ये सुनने के बाद ये बड़ा हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो और चल के देखते हैं। ये दोनों स्टेयर्स के पास गए और बारी बारी तमाम स्टेयर्स को देखा, बैक साइड पे चेक किया, इवन कि जहाँ पे पानी की टंकी मौजूद थी उस तरफ भी जाके देखा, लेकिन वहाँ पे भी ना कोई लड़की मौजूद थी और ना ही किसी लड़की का नामो निशान मौजूद था। हर आने वाले दिन के साथ ये वाक़यात बढ़ रहे थे और तकरीबन हर अपार्टमेंट के अंदर हर किसी को पता था कि इस पूरे अपार्टमेंट में या इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह की औरतें, लड़कियां और बच्चे नज़र आते हैं जिनका इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
बहरहाल इसी दौरानिए में जो करीबी मस्जिद थी, वहाँ के जो इमाम साहब थे, उनसे रब्ता किया गया। उनको बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अक्सर इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं जिनका इस प्रोजेक्ट वालों से या उनकी फैमिलीज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को देख लेता हूँ, विज़िट कर लेता हूँ और मुझे 2-4 दिन का टाइम दें। इस दौरानिए में मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम मामलात का कोई ना कोई हल निकल सके। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इमाम साहब ने इस पूरे प्रोजेक्ट को चेक किया और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को चेक करने के बाद इमाम साहब ने बताया कि यहाँ पे शरीर जिन्नात का पूरा एक कबीला है जो रहा करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको यहाँ से निकालूं तो आप सबको मेरे साथ ताउन करना होगा। जो भी आयत या जो भी वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, इस अपार्टमेंट की हर फैमिली को वो पढ़ने होंगे और जब हम इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे या बाहर निकालने के लिए जोर लगाएंगे तो वो भी अपने तौर पे रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद जो भी इंतज़ामिया थी, उन सब ने भी डिस्कशन किया और सब ने कहा कि ठीक है, हम सब तैयार हैं, आप जो भी बताएंगे हम करेंगे और जो भी वज़ाइफ आप कहेंगे हम पढ़ेंगे। ये सुनने के बाद इमाम साहब ने सबको कुछ वज़ाइफ दिए, बाकायदा फ़ोटो कॉपीज़ करवाई गई और तकरीबन सारे के सारे अपार्टमेंट में बांटी गई। इमाम साहब का कहना था कि ये जो भी वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, ये आपको तब तक पढ़ते रहने हैं जब तक मैं आपको मना ना कर दूं। ऐसा ही हुआ कि उसके बाद से जितने भी अपार्टमेंट वाले थे, सब ने हिस्सा करके वो वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ऐसा लगने लगा था कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, बल्कि बेहतर हो रहे हैं। 1 महीना बड़ा सुकून से गुजरा और सारे के सारे अपार्टमेंट वाले समझ रहे थे कि हम मुकम्मल तौर पे उन मखलूक़ात से आज़ाद हो चुके हैं और जो भी शरीर जिन्नात थे वो यहाँ से जा चुके हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे लोग वज़ाइफ पढ़ने को तर्क कर रहे थे और आहिस्ता करके एक वक्त ऐसा आ चुका था कि इस अपार्टमेंट के 90% लोग ना वज़ाइफ पढ़ रहे थे और ना ही उनको याद था कि इमाम साहब ने क्या हिदायत दी थी। एकदम से फिर चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई और देखते ही देखते 3 दिन के अंदर उस अपार्टमेंट में 3 डेथ हो गई और ये जो तीनों डेथ हुई थी, ये तीनों की तीनों हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अब जैसे ही बैक टू बैक 3 इंतकाल हुए तो सारे के सारे जो लोग थे वो दोबारा से जुड़े और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 3 इंतकाल हो जाएं। बहरहाल मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो लोग अपने तौर पे सोचना शुरू करते हैं। वैसे ही हमारे अपार्टमेंट वाले ये सब सोच रहे थे तो वो जो इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए थे, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनको पढ़ना छोड़ दिया है। और वाकई में ऐसा ही था। सब ने इकरार किया कि हम आहिस्ता करके उन वज़ाइफ को पढ़ना छोड़ चुके हैं। ये बताती हैं कि उसके बाद जो मामलात थे वो और ख़राब हो चुके थे। हालांकि लोगों ने दोबारा से वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तलिफ़ औरतें, मुख्तलिफ़ बच्चे कभी अपार्टमेंट की छत पे, कभी डक में, कभी बैक साइड पे नज़र आया करते थे। और ये जितनी भी मखलूक़ात नज़र आया करती थीं, इमाम साहब के मुताबिक ये सारे के सारे शरीर जिन्नात थे। खैर, जैसे जैसे वाक़यात बढ़ते चले गए वैसे वैसे जो मेरे फादर थे, उन्होंने घर चेंज करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और बिला आखिर कुछ दिनों के बाद मेरे फादर ने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया और उसके बाद हम लोग गुलशन इकबाल में आ गए। मैंने सुना है कि हमारे जाने के बाद भी वहाँ पे 3 या 4 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अल्लाह जानता है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो किस वजह से हुई थी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।